हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है 9:30 बज चुके हैं और हमें बहुत खुशी होती है आपसे मिलकर। और जैसे कि आपको मालूम है कि यूपी पुलिस 2023 वैकेंसी आने वाली हैं और ठीक है, जल्दी इसके एग्ज़ाम भी होंगे। और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, ठीक है, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो यहाँ से आते हैं। ठीक है, जो टॉपिक हम चला रहे हैं, जो टॉपिक हम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को चलो आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरुआत करें। देखिए ये है मगध का उत्कर्ष। इससे पहले हमने देखिए हमारी 3 क्लास हुई हैं और 3 क्लासों में मैंने बताया था महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, वहाँ पे मैंने मगध का उत्कर्ष भी बताया था थोड़ा सा। लेकिन अब इन 16 महाजनपदों में से जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में से जो बाद में एक आगे जो एक साम्राज्य आता है जिसे कहते हैं मगध। देखिए आपको दिख भी रहा होगा ये मगध है और मगध में क्रम से कुछ वंश भी आएंगे। मैं एक वंश को आपको क्लियर करूंगा अभी। ठीक है, तो मगध साम्राज्य जो हम कर रहे थे, मगध साम्राज्य को हमने करा। ठीक है, जो मगध साम्राज्य, ये देखिए मगध साम्राज्य लिखा भी हुआ है। इससे पहले जो मैंने क्लास करी उसमें मैंने बताया था कि 16 महाजनपद होते हैं। कितने? 16 महाजनपद। कितने? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद होते हैं। 16 महाजनपद होते हैं। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में, ठीक है, 16 महाजनपद होते हैं। इन 16 महाजनपदों में से जो अंतिम बचते हैं वो बचते हैं 4 महाजनपद बचते हैं। ठीक है, कितने? 4 महाजनपद बचते हैं। यानी देखिए जो जन बाद में, पहले जन थे ऋग्वेदिक काल में, जो जन थे बाद में जाकर के ये महाजनपद बनते हैं। ठीक है, 16 महाजनपद आते हैं। उत्तर वैदिक काल में ये जन थे। मैंने बताया था कि ऋग्वेदिक काल से जन चलते आ रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था वहां पे कि जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासन की, वो होती थी क्या? कुल। ठीक है, कुल मिलकर के, ठीक है, किसका निर्माण करते थे? ग्राम का निर्माण करते थे, यानी गांव बनाते थे। और गांव मिलकर के किसका निर्माण करते थे? विश्व का निर्माण करते थे। विश्व मिलकर के एक जन का निर्माण करते थे जहां पर राजा होता था। ठीक है, इसका प्रमुख कौन होता था? राजा। राजा शब्द के बारे में बात करें तो राजा शब्द का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में ही मिलता है। उससे पहले पुरोहित शब्द का उल्लेख मिलता था। ठीक है, प्रशासक वर्ग का उल्लेख मिलता था, लेकिन ये पुरोहित शब्द का उल्लेख मिलता है यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में। अब देखिए कुल जो होता था ये सबसे छोटी इकाई होती थी और यहाँ का जो प्रमुख होता था उसे हम कुलपति कहते थे। क्या कहते थे? कुलपति। ठीक है, कुलपति, इसे हम कहते थे कुलपति। ठीक है, इसे कुलपति कहा जाता था। लेकिन इसे नहीं, देखिए ये तो बिंबिसार है, ये बिंबिसार है। ठीक है, इनको याद रखना। ठीक है, ये तो बिंबिसार है, अभी मैं बताऊंगा इन्हें। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट बिंबिसार हैं ये। ठीक है, इनका जो फोटो दिख रहा है बिंबिसार है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ तक आने के लिए, पहले जो जो चीजें देखी हमने, यहाँ तक आने के लिए हम वो चीजें देखते हैं। ठीक है, तो देखिए परिवार की सबसे छोटी इकाई होती थी कुल, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी और उसके मुखिया को कुलपति कहा जाता था। अभी भी आपने देखा होगा वर्तमान समय में जो गांव में होते हैं, गांव में जो परिवार जो होता है, अभी भी कहते हैं कुछ लोग कि हमारा कुल बहुत बड़ा है, हमारा खानदान बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वो जो खानदान होता था वही कुल होते थे। ऋग्वेदिक काल में परिवार संयुक्त रहता था, तो इसलिए उनका बहुत बड़ा परिवार होता था जिसे हम संयुक्त परिवार कहते थे, जॉइंट फैमिली। लेकिन आजकल जॉइंट फैमिली देखने को कहाँ मिलती है? कहीं नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन ये जॉइंट फैमिली होती थी, उस समय संयुक्त परिवार होता था। इनके इसलिए कुल होते थे, बहुत बड़े बड़े कुल होते थे, यानी पूरा एक समझ लीजिए पूरा गांव जैसा होता था पूरा का पूरा। ठीक है, कई ज्यादा परिवार नहीं होते थे उसमें। ठीक है, तो वो कुल मिलके एक ग्राम का निर्माण करते थे, तो उनका पूरा एक कुल मिल जाता था। तो अभी आप देखते हैं कि जो कुल जो खानदान में होते हैं कि जो एक वहाँ बस रहा है, एक वहाँ बस रहा है, एक वहाँ बस रहा है, तो ये इसी से संबंधित होते थे। ठीक है, तो कुल होता था वो पूरा आप इसे खानदान से आप समझ लीजिए। अभी भी आप देखते हैं दक्षिण भारत में कहते हैं, देखिए आपने मूवी भी देखी होंगी बहुत सारी दक्षिण भारत की, तो उसमें क्या होता है वो कहते हैं हमारी कुल देवी है। कुल देवी का मतलब जितने भी हमारे कुल के जितने भी लोग हैं वो सभी की जो देवी है ये मुख्य देवी है जिसे हम कुल देवी कहते हैं, और वो उनको पूजते भी है कुल देवी को। ठीक है, कुल देवी का मंदिर, कुल देवी, तो ये सब आपने सुना होगा वहाँ पे। अब ये जो मिलकर के क्या बनाते थे? ग्राम का निर्माण करते थे और इसका मुखिया जो होता था इसे ग्रामणी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामणी या ग्रामपति। ठीक है, या भोजक, भोज्य भी कहते थे, भोज भी कहते थे इसे। ठीक है, भोजक भी कहते थे। ठीक है,
अब देखिए ये जो होते थे ग्राम, ये कई ग्राम मिलकर के आपस में क्या बनाते थे, विष बनाते थे। क्या बनाते थे, विष बनाते थे। विष का मतलब होता था, देखिए ये उस समय आप वर्तमान में जैसे गांव, अब एक गांव से आप तुलना कीजिए कुल की, अब ये जो ग्राम है इसकी तुलना कर दीजिए आप ब्लॉक से, ये जो विष है आप इसकी तुलना कीजिए जिले से, और ये जो जन है आप इसकी तुलना एक स्टेट से कर दीजिए यानी राज्य से। ठीक है, ये होते थे पहले ये चीजें। अब ये विष जो होता था यानी 20 गांव मिलकर के जब एक बड़ी इकाई बनाते थे उसे विष कहते थे, और यहाँ का मुखिया होता था विषपति। कौन होता था, विषपति। ठीक है, मुखिया होता था विषपति। विष का मुखिया कौन होता था, विषपति। कभी पूछ ले कि यहाँ का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता था, वो विषपति होता था। जन की हमने बात करी, जन देखिए विषपति जब होते थे यानी कई विष मिलते थे आपस में, यानी लगभग कम से कम बहुत ज्यादा विष, यानी 20 विष मिलते थे या 20 से ज्यादा होते थे, वो एक जन का निर्माण करते थे जिससे हम जहाँ का प्रमुख होता था राजा। और देखिए बाद में ऋग्वेदिक काल में एक शब्द और आता है जिसे कहते हैं हम जनपद। क्या बोलते हैं, जनपद। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल की बात है, उत्तर वैदिक काल की, किसकी, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में जन अब जनपद में बन जाते हैं। तो यहाँ पे आता है कि जन शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था और जनपद शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, इसके बारे में बात आती है कि जनपद और जन के बारे में कहाँ से इसका प्रयोग किया गया था। तो देखिए बात आए कि जन शब्द किस काल में प्रयोग होता था, जन शब्द का उल्लेख किस काल में मिलता है, तो वो ऋग्वेदिक काल में मिलता है। और जनपद शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, जनपद शब्द का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में। दोनों में डिफरेंस याद रखना, ये चीजें आती हैं ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जनपद और जन, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब यही जनपद जो उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल की समाप्ति होती है, उत्तर वैदिक काल की समाप्ति कब होती है, 600 BC, क्योंकि यहीं से हम द्वितीय नगरीय क्रांति मानते हैं कि भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति होती है। प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता में मानी जाती है। तो द्वितीय नगरीय क्रांति में जो ये जन थे, जनपद थे, यही बदल जाते हैं आपके महाजनपद में। जो ये महाजनपद थे 16 महाजनपद, अब इनमें से 16 महाजनपद आते हैं। 16 महाजनपदों को हमने पढ़ा। अब देखिए इसमें क्या होता है, 4 बसते हैं, 4 में से जो 2 बसते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो होता है कौशल, कौन सा होता है, कौशल, और एक होता है मगध। ठीक है, मगध। इनमें से कौशल का जो शासक होता है नाम होता है इसका चंडप्रगोत। बाद में दोनों के मध्य युद्ध भी होता है, बिंबिसार और चंडप्रगोत के मध्य, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकलता। दोनों आपस में संधि कर लेते हैं और मित्रता इतनी गहरी हो जाती है, बाद में चंडप्रगोत मगध साम्राज्य में कौशल को मिलवा देता है। ठीक है, तो बिंबिसार के द्वारा कौशल को मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। यही व्यक्ति हैं वो जो बिंबिसार हैं। ठीक है, अब ये मैंने इनकी फोटो इसलिए लगाई है यहाँ पे क्योंकि आप देखेंगे मगध साम्राज्य का इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अभी मगध साम्राज्य को हम देखते हैं, यहाँ तक आने से पहले हम कुछ और देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं थोड़ा महाभारत कालीन संबंध। ठीक है, महाभारत काल से इसके संबंध को देखते हैं कि महाभारत काल से इसका क्या संबंध था मगध का। ठीक है, मैं 2-3 नाम लिख देता हूं। देखिए एक नाम है बृहद्रथ। ठीक है, ठीक है, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ याद रखना जी, बृहद्रथ मगध साम्राज्य का प्रथम संस्थापक। ठीक है, प्रथम शासक, प्रथम शासक और अंतिम शासक। ठीक है, अंतिम शासक क्यों लिख रहा हूं मैं, देखिए अंतिम शासक। ठीक है, आप याद रखना, यहां से याद रखना, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक और अंतिम शासक बृहद्रथ ही था। अब डिफरेंस सिर्फ इतना है इसमें, ये महाभारत काल से संबंधित है। किससे, महाभारत काल से। इनकी अभी कहानी है वो बताऊंगा, महाभारत काल से। और भाई साहब ये जो है अंतिम शासक, ये मौर्य वंश से संबंधित है। किससे, मौर्य वंश से। ये मौर्य वंश के अंतिम शासक होते हैं, नाम होता है इनका बृहद्रथ। तो मौर्य वंश में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है बृहद्रथ, और वो अंतिम शासक होता है मौर्य वंश का। उसकी हत्या उसके अमात्य यानी जो पुरोहित होता है शिशुनाग, उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए आप याद रखना, मौर्य वंश का प्रथम शासक वो भी बृहद्रथ था, और मौर्य वंश का अंतिम शासक वो भी बृहद्रथ था। अब कहानी क्या आती है, देखिए मगध साम्राज्य का जो संस्थापक है, ठीक है, मगध साम्राज्य का संस्थापक वो माना जाता है बृहद्रथ को। क्यों माना जाता है, देखिए इनका जो संबंध बताया जाता है वो महाभारत काल से बताया जाता है। एक बार ऐसे हुआ था कि जो बृहद्रथ थे, बृहद्रथ उनकी 2 पत्नियां थीं। ठीक है, जो मगध के साम्राज्य के संस्थापक थे, इनकी 2 पत्नियां थीं। इनकी कोई संतान नहीं थे, बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। तो जरासंध भी इसी में आते हैं, और जरासंध के बारे में बात करेंगे, जरासंध। ठीक है, तो जरासंध का भी उल्लेख मिलता है, मगध साम्राज्य जरासंध का भी उल्लेख मिलता है, और जरासंध के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जरासंध के पिता का नाम था बृहद्रथ, और ये बृहद्रथ जो थे ये मगध साम्राज्य से संबंधित थे। ठीक है, वर्तमान बिहार
मगध साम्राज्य। इनकी दो पत्नियां थीं, दोनों में से किसी को संतान नहीं थी और ये बहुत दुखी थे, बूढ़े भी होते जा रहे थे, चिंता सताई जा रही थी, इतने जो साम्राज्य है मेरा उसके आने वाले टाइम में देख रेख कौन करेगा। अब ये दुखी थे, बूढ़े होते जा रहे थे, तो इन्हें बहुत ज़्यादा चिंता सताई जा रही थी। तो दिन प्रतिदिन ये चिंता में डूबे जा रहे थे कि क्या होगा मेरे बाद, क्या होगा, मेरे साम्राज्य का कोई वारिस ही नहीं है। तभी पता चलता है कि इन्हें एक सुनते हैं कहानी, वो सुनते हैं ये अनाउंसमेंट कि इनके राज्य में एक, ठीक है, महाराज आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं। उन ऋषि मुनि का नाम था, ठीक है, उनका नाम था चंड कौशिक। चंड कौशिक एक ऋषि थे, क्या नाम था उनका? चंड कौशिक, याद रखना, चंड कौशिक, ठीक है। चंड कौशिक एक ऋषि थे और ये आए हुए थे उस समय मगध राज्य में, और इन्होंने सुना इनके बारे में। तो ये क्या हुआ, ये उनके पास गए। ये एक आम के बगीचे के नीचे बैठे थे उस समय, आम के बगीचे के नीचे बैठे, आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। जिस आम के पेड़ के नीचे बैठे थे वहीं पर ये गए, और कौन? बृहद्रथ, और गए इनकी सेवा की, ठीक है, सेवा की, काफी अच्छे मन से सेवा की, सच्चे मन से सेवा की। दुखी थे पर ये ऋषि जी ने पूछा कि बताइए क्या है आपकी दुख का कारण क्या है? तो इन्होंने कहा कि महाराज मेरा कोई संतान नहीं है, बस यही एक सबसे बड़ा दुख है। मैं इस राज्य का चक्रवर्ती सम्राट हूँ, राजा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही दुख है, मेरे पास सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है संतान नहीं है जो मेरे राज्य की आगे देखभाल कर सके, मेरे राज्य को संभाल सके। अब इस चीज़ को लेकर के इनमें, अब जो इनकी उससे देखिए प्रसन्न हो गए, तो उसमें प्रसन्न हुए, इनको बोले कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, इनको बोले थे ठीक है तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी कर दी जाएगी। तो इनको आम देते हैं तोड़ करके, बोले कि आप इसको ले जा करके अपनी पत्नी को खिला दीजिए। बृहद्रथ से ये गलती हो गई थी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी दो पत्नियां हैं। अब इन्होंने कहा कि आप इसको पत्नी को अपनी को खिला दीजिए और इससे क्या होगा, आपको संतान उत्पत्ति हो जाएगी। लेकिन इनके पत्नियां दो थीं। अब उन दोनों पत्नियों को, ये दोनों पत्नियों को प्यार करते थे। कौन? बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों से प्यार करते थे। तो इन्होंने क्या काम किया, घर जा करके वो आम दो भागों में काट के दोनों पत्नियों को खिला दिया। जैसे ही, ठीक है, आने वाला समय बीतता चला गया, दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई, और जब उन्हें बच्चा जो उस समय, ठीक है, संतान उत्पत्ति हुई, तो संतान उत्पत्ति होने के बाद क्या हुआ कि अलग अलग पत्नियों से अलग अलग वो पैदा हुए, यानी आधा भाग एक पत्नी से, आधा भाग दूसरी पत्नी से। अब इस चीज़ को लेकर के उनकी जो पत्नियां थी बहुत ज़्यादा घबरा गई इतनी ज़्यादा कि अब क्या होगा, महाराज तो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो वो महाराज को बिगर बताए उन दोनों टुकड़ों को, यानी अलग अलग भाग को, एक ही व्यक्ति के दो टुकड़े, ठीक है, एक टुकड़ा एक पत्नी से, दूसरा टुकड़ा दूसरी पत्नी से, उनको महल से बाहर फेंकवा दिया जाता है, जंगलों में, वनों में फेंकवा दिया जाता है। क्योंकि देखिए मगध जो था, मगध पूरी तरीके से जंगलों से घिरा हुआ था। वन बहुत से भी बताऊंगा मगध में, आपको मगध दिख रहा, मगध साम्राज्य दिख रहा पूरा ये, ठीक है। तो फेंकवा दिया जाता है। तो क्या होता है, जंगल में जाते रहते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ये, इसको फेंकवा दिया जाता है अपनी उसके डर की वजह से कि महाराज हमें मारेंगे, ठीक है, हमें इसकी सजा देंगे, उसे जंगलों में फेंकवा दिया जाता है। वहाँ जंगलों से एक राक्षसी गुजर रही होती है जिसका नाम होता है जरा, ठीक है, जरा एक राक्षसी गुजर रही होती है वहां से, यानी एक राक्षसी होती है जरा, ठीक है। कौन होती है? राक्षसी। जरा नाम की एक राक्षसी होती है, वो जंगल से ही गुजर रही होती है जहां पर वो टुकड़े पड़े होते हैं दोनों। अब देखती है वो उन दोनों टुकड़ों को देखती है, तो वो क्या करती है, अपने जादू टोने से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ देती है, आपस में जोड़ देती है। तो जोड़ने के बाद जैसे ही जुड़ते हैं वो दोनों टुकड़े, तो बच्चे रोना लगता है। रो करके वो पता तो लगा लेती है कि कहाँ से कैसे किसने सब किया है। वो सीधा उसकी महल की तरफ जाती है, तो महल के बाहर ही वो बच्चा और ज़्यादा जोर से रोने लगता है। तो उसकी चीख पुकार सुन, मतलब उस बच्चे का रोना सुन करके उन दोनों माओं की ममता जाग जाती है और बाहर आती हैं और अपने बच्चे को गोद में उठा लेती हैं, ठीक है। बाद में ये बात महाराज को पता चलती है, बृहद्रथ को, और वो कहते हैं कि उन्हें फिर पूरा वृत्तांत बताती है वो जो क्या कहते राक्षसी होती है कि ऐसा बात है, ये दो टुकड़े में थे, मैंने इनको जोड़ा। तो इनके बेटे का जो नाम होता, बृहद्रथ के बेटे का नाम होता जरासंध। क्या नाम होता? जरासंध, ठीक है। ये वही जरासंध है, देखिए, जरा प्लस संधि, ठीक है, जरासंधि, ठीक है। तो संधि का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। और जरा राक्षसी का नाम था, तो जिस कारण इनका जो नाम पड़ा था वो पड़ा था जरासंध, ठीक है। तो जरासंध नाम का अगर उल्लेख है कि जरासंध इनका नाम क्यों पड़ा, तो जरासंध नाम पड़ा था इनका इसलिए क्योंकि जरा राक्षसी ने इनको जोड़ा था। तो संधि मीन्स जोड़ना, जरा मीन्स राक्षसी के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसलिए इनके बेटे का नाम पड़ा था जरासंध, ठीक है।
बाद में उनको ये खुश होते हैं, उपहार देते हैं, ठीक है। तो वही जरासंध की एक कहानी थी। जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था, ठीक है। और बृहद्रथ मगध साम्राज्य का पहला संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो याद रखना, महाभारत कालीन जो प्रथम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक, ठीक है। तो ये था मगध साम्राज्य में। अब बात करते हैं इसके वास्तविक संस्थापक को लेकर के, ठीक है। देखिए व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, एक चित्र दिख रहा है ना, देखिए ये दिख रहा है चित्र, इनका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है? बिंबिसार। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार को माना जाता है। तो इसमें क्रम से वंश आते हैं, एक बार मैं वंश दिखा देता हूँ कौन कौन से वंश आते हैं। मगध साम्राज्य के कौन कौन से वंश आते हैं एक बार देख लीजिए। देखिए पहला आता है हर्यक वंश, ठीक है। पहला आता है हर्यक वंश, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। दूसरा आता है शिशुनाग वंश, क्रम से दूसरा शिशुनाग वंश आता है। तीसरा जो आता है वो आता है आपका नंद वंश, ठीक है। नंद वंश तीसरे नंबर पर आता है। और जो चौथा जो आता है, ठीक है, मगध साम्राज्य पे जो चौथा वंश आता है, ठीक है, चौथा जो वंश आता है वो आता है आपका मौर्य वंश, ठीक है। देखिए ये दिख रहा मौर्य वंश, चौथा जो आता है वो मौर्य वंश आता है, ठीक है। तो एक एक वंश को हमें पढ़ना है अब इस पे। तो पहले करते हैं हम पहले इनके वो देख लेते हैं कौन कौन से शासक आते हैं क्रम से, ठीक है। देखिए तो मगध साम्राज्य पहले जो शासक आते हैं, ठीक है, इसमें मगध साम्राज्य में पहला वंश आता है हर्यक वंश। और इसमें कितने शासक आते हैं देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये मगध है पूरा, और मगध जो है इसको एक बार थोड़ा सा वैसा देख लीजिए। देखिए ये रहा मगध, पहले मगध को देख लेते हैं। देखिए ये मगध साम्राज्य है पूरा, राजधानी इसकी समय समय पर बदलती गई। और देखिए जैसे पाटलिपुत्र भी हुई थी, राजगृह हुई थी, वैशाली भी इसकी राजधानी होती है। तो पाटलिपुत्र ये रहा, पाटलिपुत्र नगर है गंगा और गंगा किसके, गंगा व सोन नदी के संगम के तट पर स्थित है। ये सोन नदी के संगम तट पर स्थित है, ठीक है, याद रखना। और इसकी जो स्थापना की जाती है पाटलिपुत्र की, ठीक है, इसकी जो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की जाती है, वो जो की जाती है पाटलिपुत्र स्थापना इसकी, वो किसके द्वारा की जाती है? उदयन, ठीक है, उदयन या उदयभद्र के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी थी? पाटलिपुत्र की करी थी उदयन या उदयभद्र ने, ठीक है, याद रखना। पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदी के संगम तट पर स्थित एक नगर था। ये राजधानी बनाया गया था उदयन या उदयभद्र के द्वारा, ठीक है। बाद में शिशुनाग आता, ये राजधानी परिवर्तित कर देता, ठीक है। ये वैशाली में अपनी राजधानी को लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होगी इसमें। अब देखते हैं इसमें, देखिए ये जो मगध है, मगध साम्राज्य, ये मगध है यहाँ पे, ठीक है, यही मगध है। तो इसके देखते हैं, देखिए इधर से ऊपर से क्या जा रही है? गंगा नदी, ठीक है। इधर से आपके सोन नदी, सॉरी चंपा, और इधर है आपके सोन नदी, ठीक है, सोन। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपके विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो ये किससे घिरा हुआ है? मगध जो घिरा हुआ है वो विंध्याचल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इससे घिरा हुआ है, देखो ये रहा, तीन तरफ नदियां हैं इसके, और एक तरफ क्या है इसमें? एक तरफ पहाड़ियां हैं। तो ये विंध्याचल पहाड़ियां, ठीक है, विंध्याचल पहाड़ियां, ठीक है, विंध्याचल पहाड़ियां ये। और ये देखिए ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, ये सोन है, और ये चंपा नदी है। तो ये अगर आए, देखिए मगध जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी था। और मगध क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि देखिए तीन तरफ से नदियों से और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है, नदियों से, सॉरी, तीन तरफ नदियों से घिरा हुआ था और एक तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था मगध साम्राज्य, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है ये, ठीक है। अब इसमें देखिए जो जो वंश आते हैं, वंश को देख लेते हैं, वंश में कौन कौन से आए, ठीक है। ये तो मगध था। अब देखते हैं, पहला आता है हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश में तीन शासक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बिंबिसार। कौन होता है? बिंबिसार, ठीक है। इसके अगर काल को देखें, काल को लेकर के देखिए, हर्यक वंश की जो पूरी समय अवधि थी, इसकी पूरी समय अवधि वो कितनी होती है? वो होती है कहां से कहां तक? ये होती है 544 बीसी से, ठीक है, 412 बीसी, 12 बीसी, ठीक है। 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी, ये पूरे हर्यक वंश की समय अवधि होती है। कितनी? 412 बीसी, ठीक है। अब इस 412 बीसी में जो शासक आते हैं क्रम से, पहला आता है, इसमें नाम है इसका बिंबिसार, पहला आता है बिंबिसार, ठीक है। दूसरा आता है अजातशत्रु,
अजातशत्रु नाम से पता चल रहा है, ठीक है, अजातशत्रु, कुड़िक, अजातशत्रु नाम है इसका, और जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ, ठीक है। और तीसरा जो आता है वो आता है उदायन या उदयभद्र, उदायन, ठीक है, दूसरा नाम है उदयभद्र। इसके बाद इसके 3 बेटे आते हैं, इनके बाद जो छोटे छोटे शासक आते हैं, तो इनमें से आता है, ठीक है, मुंडक आता है, ठीक है, मुंडक, इसके बेटे होते हैं उदायन के नागदशक और अनिरुद्ध, मुंडक, अनिरुद्ध और नागदशक बारी बारी से शासन करते हैं ये, ठीक है। इसके बाद इसके बेटे आते हैं, तो शासन काल देख लेते हैं इनका कितना से कितने तक है। देखिए बिंबिसार आता है, ये आता है 544 से लेकर के 544 बीसी से, ठीक है, 492 बीसी, 492 बीसी, ज़्यादा समय नहीं रहता है। बाद में क्या करते हैं, इस वंश को देखिए, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने ही पिता के शासन को ग्रहण करके, ठीक है, अपने पिता की हत्या कर करके ये साम्राज्य जो गद्दी प्राप्त करते हैं, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। देखिए बिंबिसार तो इसका वास्तविक संस्थापक है। अजातशत्रु अपने पिता को मार देता है, ठीक है, अजातशत्रु अपने पिता को मार देता है, ठीक है, और भड़क जाता है। ये आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध का जो चचेरा भाई था, नाम था उसका देवदत्त, देवदत्त के कहने पर ये कुछ इसके मन में लालच आ जाता है और बाद में अपने पिता को ही कारागार में डाल देता है, ठीक है, कारागार में डाल देता है। बाद में जब इसको महसूस होता है मैंने गलत किया है, बाद में जाता है पश्चाताप करने के लिए, अपनी बेड़ियों में जकड़ देता है अपने पिता बिंबिसार को। ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं इनको बेड़ियों में जकड़ देता है, कौन, अजातशत्रु। बाद में जब इनको महसूस होता है गलती होगी मुझसे, तो बाद में ये क्या करते हैं, एक लोहे की रॉड लेकर जाते हैं और अपने पिता की बेड़िया तोड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले ही इसके पिता जहर खा करके अपनी हत्या कर लेते हैं, ठीक है, अपने प्राण त्याग देते हैं, ठीक है। बिंबिसार जहर पी करके अपनी हत्या कर लेते हैं। उसके बाद इसको पछतावा होता है कि मैंने गलत किया है, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा इसके साथ ऐसे ही करता है, वो इसको बंदी बना लेता है, ठीक है, तो इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। बाद में उदायन को इसके बेटे मरवा देते हैं लालच के चक्कर में, राज्य के लालच के चक्कर में। बाद में एक योग्य शासक आता है जिसे कहते हैं हम शिशुनाग, ठीक है। तो अजातशत्रु शासन काल की बात करें अजातशत्रु का, तो ये होता है 492, ठीक है, 492 बीसी से लेकर के 460 बीसी, ठीक है, ये इसका शासनकाल होता है 460 बीसी, ठीक है। बिंबिसार का शासनकाल 460 बीसी, ठीक है। आगे देखिए, सॉरी, अजातशत्रु का शासनकाल। उसके बाद उदायन या उदयभद्र की बात करें तो 460 से लेकर के 460 बीसी से, ठीक है, 444 बीसी, कितना, 444 बीसी, ठीक है, ये शासन पीरियड रहता है किसका, इनका। उसके बाद देखिए जो इसके बाद जो समय अवधि चलती है, तो इन समय अवधि में ये तीनों शासन करते हैं, कब से, 444 बीसी से। इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, केवल इतना माना जाता है कि इसके 3 बेटे थे और एक क्रम से बारी बारी से शासन करते हैं। तो 444 बीसी से कितने से, 444 बीसी से 412 बीसी तक ये शासनकाल करते हैं, क्रम से बारी बारी से शासन करते हैं। और इनका जो एक योग्य अमात्य होता है, योग्य एक सेनापति होता है, नाम होता है उसका शिशुनाग। बाद में शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला जो वंश आता है वो शिशुनाग आता है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मैं सिर्फ बता ही रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये व्यक्ति दिख भी रहे होंगे आपको, ये जो देखिए ये है शिशुनाग। ये कौन है, ये जो चित्र दिख रहा है ये शिशुनाग है, ठीक है। ये बहुत योग्य होते हैं, योग्य शासक होते हैं शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग वंश आता है इनमें, और इसमें 2 ही शासक होते हैं महत्वपूर्ण। देखिए शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल कहाँ तक होता है, शासनकाल देखिए इनका जो होता है वो होता है 412 बीसी से, ठीक है, कहाँ तक होता है, 412 से लेकर के 344 बीसी, ठीक है, 344 बीसी इनका शासनकाल होता है। पूरे शिशुनाग वंश की जो समाप्ति होती है 412 बीसी से लेकर के कितना होता है, 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी पूरे समाप्ति होती है इनकी। अब इसमें जो क्रम से 2 शासक आते हैं, पहला आता है इसमें नाम होता है इनका शिशुनाग ही होता है, ठीक है, इनके नाम पर ही रखा गया था इसका शिशुनाग। और दूसरा आता है इसको बहुत महत्वपूर्ण कालाशोक या काकवर्ण, ठीक है, कालाशोक या काकवर्ण, ठीक है। कालाशोक या काकवर्ण का नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो बहुत ज्यादा इनका जो कलर था वो कौवे जैसा काला था, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो रहा है कालाशोक, काक मीन्स होता है कौवा, क्या काक मीन्स क्या होता है, कौवा, और वर्ण मीन्स होता है रंग, ठीक है, वर्ण मीन्स होता है रंग, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था, काकवर्ण, ठीक है, यानी कौवे जैसे रंग, कौवे जैसे काले रंग का काकवर्ण इनका नाम पड़ गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए समयावधि देख लीजिए इनकी।
ठीक है। शिशुनाग वंश जो आता है, शिशुनाग वंश का जो पहला शासक होता है, इसकी समयावधि होती है 412 से बीसी लेकर 494 बीसी, ठीक है, 494 बीसी इसकी समयावधि होती है, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा आता है, ठीक है, कितना होता है 494 बीसी से, ठीक है, 494 बीसी से ये होते हैं 466 बीसी, इनकी समयावधि होती है, ठीक है। इतने समय तक शासन करते हैं ये, ठीक है। ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये आपको शिशुनाग हैं। अभी इनके बारे में सिर्फ हम बेस्ट जानकारी ले रहे हैं, थोड़ी सी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इनके विषय में, ठीक है। मैं एक एक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अगला जो वंश आता है देखिए इसमें कौन कौन से देते हैं, देखिए नंद वंश, ठीक है। देखिए शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, ऐसा ही मानते हैं कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था महानंदिन। क्या नाम था? महानंदिन। तो अच्छा, थोड़ा मैप ये पिक्चर कट गई है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा नहीं, चलिए अगले उसमें क्लास में करा देंगे। इसमें दिखा दूंगा मैं कि शिशुनाग जो है, ठीक है, सॉरी, नंदवंश में महापद्म नंद की तस्वीर है ये, ठीक है। महापद्म नंद जो इनका पहला शासक होता है। चलिए अगर नेक्स्ट करवा देंगे, इसमें एडिट करवा देंगे। देखिए नंदवंश आता है और नंदवंश के जो शासक होते हैं, नंदवंश में देखिए महत्वपूर्ण शासक, और पूरे इसमें देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण वंश होता है वो नंदवंश ही होता है। समयावधि ज़्यादा तो नहीं होती है इनकी, लेकिन जब तक रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। जब तक जो शासक रहते हैं बहुत महत्वपूर्ण शासक रहते हैं। देखिए इनकी समयावधि की बात करें तो 344 बीसी से कितना 323 बीसी, ठीक है, 323 बीसी। पहला जो वंश आता है नंदवंश में, पहला जो शासक आता है देखिए इसका महानंदिन आता है, महानंदिन, ठीक है, महानंदिन। इसे संस्थापक माना जाता है। लेकिन फिर दूसरा आता है महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद आता है, ये वास्तविक संस्थापक होता है। उसके बाद आता है घनानंद। सबसे महत्वपूर्ण 2 ही शासक होते हैं मगध साम्राज्य में। उसके बाद सम्राट अशोक आते हैं, ठीक है, वो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। देखिए समयावधि, देखिए इसमें मानते हैं कि जो शासनकाल बीच में चला था, कब, देखिए मैंने बताया था शिशुनाग वंश, और उसमें मैंने बताया था कि इनकी समयावधि जो थी शिशुनाग वंश की वो कितनी थी, वो थी आपके 412 से लेकर 344 तक। लेकिन जो कालाशोक की मृत्यु हुई थी, कालाशोक की मृत्यु होगी 466 में। तो उसके बाद जो ऐसा मानते हैं कि ये जो व्यक्ति थे ये शिशुनाग वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित है? शिशुनाग वंश से संबंधित है। लेकिन आज ज्यादातर जो विद्वान मानते हैं वो कहते हैं कि ये महानंदिन यानी नंद वंशों में से संबंधित थे। तो ये जो समयावधि थी आपके 466 से कितना 466 बीसी से, ठीक है, कितना 344 बीसी तक ये इन्होंने शासन किया था, जो नंदवंश से संबंधित थे, महानंदिन, ठीक है। ज्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है महापद्म नंद को। इनका शासनकाल चलता है कहाँ से कहाँ तक, देखिए इनका चलता है 344 बीसी से, ठीक है, ये यहाँ से ही शुरुआत मानी जाती है नंदवंश की, 344 बीसी से, ठीक है, 334 बीसी तक इनका शासनकाल रहता है। लेकिन मृत्यु जो होती है, इनकी मृत्यु होती है 29 में, ठीक है, 5 साल बाद इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। उसके बाद घनानंद आते हैं। तो घनानंद में कितना होता है, ये होते हैं 300, ठीक है, 334 से लेकर के 34 बीसी से ये होते हैं 323 बीसी, सबसे महत्वपूर्ण। और इसी के समय में, ठीक है, आक्रमण होगा, विदेशी आक्रमण, पहला आक्रमण तो नहीं कह सकते उसे, क्योंकि पहला आक्रमण 516 में होता है, सफल आक्रमण होता है, ठीक है, दारा प्रथम के द्वारा किया जाता है, वो अभी पढ़ाएंगे, उसको भी बताएंगे आगे। तो इनके समय में एक महत्वपूर्ण शक्ति आती है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण शक्ति भारत आती है, जो पूरे विश्व को जीत लेता है, लेकिन भारत में नहीं एंटर करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भारत में किस वंश का शासन होता है, नंद वंशों का शासन होता है, जिसमें से सब महत्वपूर्ण शासक घनानंद होता है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब एक वंश और बचा है इसमें, मौर्य वंश, इसको कल करेंगे, और इसको करने के बाद फिर इसके बाद सीधा इसकी मेन टॉपिकों को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये डाउट है, यहाँ से हमें डाउट, तो ठीक है, निश्चित ही आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, 9:30 बजे हम आपसे लाइव होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।